वेलकम टू अवर चैनल डियर मैम एंड सर। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 6 चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है? अपन अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे चलते हैं, फिरते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, जितने भी अनुरक्षण कर रहे हैं, वो सारे क्या हैं? जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, सजीव, निर्जीव, एकजीविक और बहुजीवी कोशिकाएं या बहुजीवी सेल, प्लांट्स के बारे में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो सारे अपन 1 बाय 1 इसमें करेंगे। देखो जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या होता है? जीवों के द्वारा अनुरक्षण की जाने वाली क्रियाएं, अनुरक्षण करने वाली क्रियाएं क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम। फिर अपने पास आता है सजीव तथा निर्जीव। ये तो अपन 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं? जो सांस लेते हैं, जो वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वो सारे किस में आएंगे? सजीव के अंदर। जो वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? सजीव। निर्जीव जैसे अपने वायु है, पहाड़ है, जितनी भी लकड़ियों की चीजें बनी होती है, सारी किस में आती है? निर्जीव में। अब देखो, हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं, गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए दिखाई देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि वो सजीव है। तो आपको पता होना चाहिए सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। कुछ यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है। लेकिन ये हम जानेंगे कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो सजीव होते हैं वो अनुरक्षण करते हैं, जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, वृद्धि को दर्शाते हैं, वो सारे किस में आएंगे? सजीव में। और जो ये प्रक्रियाएं नहीं करते हैं वो सारे किस में आएंगे? निर्जीव में। जैसे देखो, पौधे चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और अपनी वृद्धि भी दर्शाते हैं, तो वो भी किस में आते हैं? सजीव में। तो मैं भी आपको पता चल गया सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। आगे देखो, जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण निरंतर होना चाहिए और समय भी चलता रहता है, तब कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे अथवा कक्षा में बैठे हो, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहता है। तो ये डेफिनेशन आप साथ साथ लिख लेना, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आप जल्दी से उसको रिवाइज कर सको। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। ये पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो वे सारे प्रक्रम जो अनुरक्षण के लिए किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? जैव प्रक्रम। फिर अपने पास आता है कि जैव प्रक्रम की हमें आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर या अपनी सेल्स टूट फूट जाते हैं तो उनको मरम्मत करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? अनुरक्षण की। देखो, यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। देखो, एक होता है एक कोशिकीय जीव, और एक अपने पास क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन से होंगे? जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। और जो एक से ज्यादा कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे?
बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिका के अंदर जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ये सारे क्या होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एक कोशिकीय जीव के, जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, एक ही कोशिका के द्वारा जनन भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, श्वसन भी करते हैं और उत्सर्जन भी कर लेते हैं। वो सारे जीव क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव, जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। और जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव, जिसमें जीव जंतु सारे आते हैं। वो अपन इवन ह्यूमन बीइंग भी किस में आता है, बहुकोशिकीय जीव। प्लांट्स भी किस में आएंगे, बहुकोशिकीय में। कहने का मतलब क्या है, जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं वो सारे जीव कौन से हैं, बहुकोशिकीय जीव। इस ऊर्जा को स्रोत हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पोषण। जैसे अपने शरीर के अंदर अपन एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या है, पोषण। क्योंकि हमें अपनी शारीरिक वृद्धि के लिए या अपना वर्क करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। तो वो हमें किससे मिलेगी, पोषण से। तो जो भी हम पोषक तत्व बाहर से लेते हैं, इंटेक करते हैं, वो अपने क्या है, पोषण। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। और पृथ्वी के अंदर जितनी भी जीव आधारित चीजें होती है वो किसकी बनी होती हैं, कार्बन की। अतः इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का पोषण पाया जाता है। जैसे कुछ जीव कैसे होते हैं, शाकाहारी, कुछ जीव कैसे होते हैं, मांसाहारी, और कुछ जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं। देखो, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑमनिवर्स। शाकाहारी जीव जो केवल पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं, जो मीट मांस नहीं खाते हैं, वो क्या है, शाकाहारी। मांसाहारी कौन से होंगे, जो केवल मांस का यूज करते हैं, जैसे टाइगर है, लॉयन है, वो सब किस में आएंगे, मांसाहारी में। शाकाहारी और मांसाहारी, सर्वाहारी, उसको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। जो ह्यूमन बीइंग किस में आएगा, मानव किस में आता है, सर्वाहारी में, क्योंकि वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी दोनों को यूज करता है, तो वो क्या होता है, सर्वाहारी। तो अलग अलग तरह के जीवों में अलग अलग तरह का पोषण पाया जाता है। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। जो आने वाले क्वेश्चन है सिर्फ वो ही अपन करेंगे, डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रही है, प्री बोर्ड हो रहे हैं कईयों के, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपन वो क्विक रिवीजन से करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपना क्या बना, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। फिर अपने पास क्वेश्चन क्या था, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। फिर अपना क्वेश्चन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं। देखो, श्वसन क्या होता है, जब भी आप भोजन को लेते हो, उस भोजन को टुकड़ों में तोड़ के एनर्जी लेना, उस भोजन को तोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन। एक अपन सांस लेते हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 को बाहर कर देते हैं, वो क्या होता है, सांस लेना। पर श्वसन क्या होता है, शरीर के बाहर से पोषक तत्व लेना, उस भोजन या ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उससे जो एनर्जी मिलती है वो अपनी हर कोशिका को पहुंचा दी जाती है ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अपन ने पढ़ लिया एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। तो उसकी जो संपूर्ण सतह होती है, जो पूरी सतह होती है, वो किसके टच में रहेगी, पर्यावरण के संपर्क में। अतः इन्हें भोजन करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता जाता है, शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता है, बहुकोशिकीय, तो क्या होगा, उसके लिए उसको अलग अलग प्रक्रम की आवश्यकता होगी। जैसे सांस लेने के हमें श्वसन तंत्र की आवश्यकता होती है, वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता होती है। तो जब हमारा शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं में बना होता है, एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बना होगा, तो हमें अपने अंदर
अपने शरीर के अंदर अलग अलग तंत्र की आवश्यकता होती है। अब बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, और सीधे संपर्क में नहीं रहेंगी तो उनमें विसरण के द्वारा सारा कार्य नहीं हो सकता। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विशिष्ट ऊतकों की आवश्यकता होती है। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले कि कोशिका को संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पूरा शरीर बना होता है वो किसका बना होता है? कोशिका। बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या निर्माण करेंगी? ऊतक। और ऊतक बहुत सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का, जैसे कि श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ये तंत्र मिलके किसका निर्माण करेंगे? अंग का। और अंगों से हमारा सारा क्या बन जाएगा? शरीर। तो जो अपना जो शरीर बना हुआ है वो किसका बना? कोशिका का। और कोशिका के अंदर जो स्ट्रक्चर बनी है, अपनी जो बाह्य आकृति बनी है, वो भी किसकी बनी है? कोशिका की। और जितने भी अपने कार्य हो रहे हैं शरीर के अंदर, श्वसन लेना, उत्सर्जन करना, वो भी सारे किसके द्वारा होते हैं? कोशिका के द्वारा। इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि कोशिका को संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के द्वारा ही हमारे शरीर की संरचना बनी है और अपने शरीर के अंदर जितने भी कार्य घटित होते हैं वो कोशिका से होते हैं। इसीलिए कोशिका को शरीर की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है और इसी को संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो देखो, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वो हानिकारक भी होते हैं। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें एक तंत्र की जरूरत होती है जिसे हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? श्वसन तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र। क्योंकि शरीर के अंदर जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है उनसे अपने शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं जो अपने शरीर के लिए अनुपयोगी भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो उनको बाहर करने के लिए हमें एक तंत्र की आवश्यकता होगी जिन्हें हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थ की कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। और एक अपन क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिवहन तंत्र, जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अपने पास क्वेश्चन क्या है? हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो विसरण, पहले तो ये बताओ विसरण होता क्या है? जब कोई भी कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गतिमान होते हैं उसको अपन क्या कहेंगे? विसरण। अपन ने क्या पढ़ा कि एक कोशिकीय जितने भी जीव होते हैं उनकी जो सतह होती है वो पूरी पर्यावरण के संपर्क में होती है, इसलिए उनका काम किससे चल जाता है? विसरण से। लेकिन हम जो मानव होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव हैं कि इसलिए अपने शरीर में अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं क्योंकि विसरण से हमारे शरीर के अंदर पूरे कार्य नहीं हो सकते। तो विसरण, जैसे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और जो कण गतिमान होते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? विसरण। तो बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए विसरण अपर्याप्त है क्योंकि विसरण के जो कण होते हैं
विसरण में जो कण होंगे वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गतिमान होते हैं, पर अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर ये विसरण अपर्याप्त है। इसके लिए हमें हार्ट की जरूरत होती है, या आरबीसी के अंदर अपने अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के अपने पूरे शरीर में प्रिवेंट करता है। इसलिए हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों के अंदर विसरण अपर्याप्त है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पूरे कार्य विसरण के थ्रू नहीं हो सकते। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे? उसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए, उसके अंदर पहले क्या लिखोगे? उसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए, जनन होना चाहिए, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं किसमें पाई जाती हैं? सजीव के अंदर। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो धरती से जो अपनी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जड़ों के थ्रू जैसे H2O जल लेते हैं, तब सूर्य क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया जाता है। इसी तरह अगर मानव की बात आप करोगे तो मानव भी कार्बन आधारित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे प्लांट, अपन जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, वो डिपेंड किस पे करता है? पेड़ पौधों से बने हुए प्रोडक्ट पे। पेड़ पौधों से जितने उत्पाद बनते हैं अपन उसी के ऊपर निर्धारित डिपेंड करते हैं। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में अपने से, क्या पूछा है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा? तो आप क्या लिखोगे? पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो सूर्य से क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ग्रहण करते हैं, तथा जड़ों से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो सबसे पहले पोषण करना, फिर उसको तोड़ के श्वसन करना, फिर उसको जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करना, और अपनी संतति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाने के लिए प्रजनन करना। तो अपने कितने प्रक्रम हो जाएंगे? सबसे पोषण करना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रीवन तंत्र। ये अपन सारे 1 बाय 1 अभी पढ़ेंगे। क्लियर? तो साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर भी लिखते रहिए। देखो, पोषण होता क्या है? जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? जब अपन पोषण लेते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पचा लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी, जैसे हम साइकिल चलाते हैं या डेली वर्क जो भी करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आएगी कहाँ से? अपने पोषण से। देखो, उस स्थिति में जब हम कोई आवासीय क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें भार से पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, अपनी सेल्स के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वो राइबोसोम्स किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। ये आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। देखो, सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। वे जीव क्या होते हैं? स्वयंपोषी की पादप। ये 6CO2 12H2O ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज 6H12 और 6। सूर्य के प्रकाश से यहाँ पे क्या ले लेते हैं? वो क्लोरोफिल के द्वारा ये सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं। देखो, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, जब तक सूर्य क्लोरोफिल नहीं होगा, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं किया जाएगा, और सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अपने पास क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्या सूर्य के प्रकाश के बिना भी प्रकाश संश्लेषण संभव है?
नहीं, क्योंकि जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आप मेरे साथ साथ लिखते जाना। तो स्वयं पोषी जीव क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनमें सभी हरे पौधों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। ठीक है, तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तथा कुछ जीवाणु भी ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वयं पोषी। और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाएंगे? विषम पोषी। देखो, एक होता है विषम पोषी और एक होता है परजीवी। एक परजीवी वो होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? परजीवी। जैसे जू होती हैं और लीची होती है, वो सब किस में आएंगे? परजीवी में। लेकिन विषम पोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं न बना के दूसरे से ग्रहण करते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। और उसको खंडित कौन करेगा? अपने शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो अपने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। वो एंजाइम किसका कार्य करते हैं? जैव उत्प्रेरक का। देखो, जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक। जैसे ही अपन ने भोजन लिया, ये अपनी आहार नाल होती है, यहाँ से भोजन नीचे जाएगा, तो उसको तोड़ने के लिए अपने शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे अपने अमाशय के अंदर HCl पाया जाता है, ये अपन आगे अभी पढ़ेंगे। देखो, इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम। ये एंजाइम अपने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे अपनी बॉडी आसानी से पचा सकती है। अतः विषम पोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं पोषी पर आश्रित होते हैं। क्योंकि देखो, स्वयं पोषी अपना भोजन खुद बना लेते हैं, बट हमें अपने भोजन के लिए स्वयं पोषी के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, तो वो क्या हो जाते हैं? विषम पोषी। जंतु तथा कवक इसी तरह के विषम पोषी जीवों में आते हैं। जीव जंतु, मानव भी उसी में आता है, गाय भैंस जितने भी जंतु वो भी सारे किस में आते हैं? विषम पोषी में, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए स्वयं पोषी मतलब पेड़ पौधों के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर आश्रित रहते हैं। देखो, फिर अपने पास क्या है? स्वयं पोषी पोषण। तो पहले तो क्या होगा? स्वयं पोषी पोषण कौन सा होता है? जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वयं पोषी पोषण। स्वयं पोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं, और यह प्रक्रम जिसे हम स्वयं पोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित रखते हैं? मान लो किसी दिन जैसे सर्दियों का मौसम होता है, तब सूर्य उदय नहीं होता, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होती है, तो ऐसे में उनको भोजन चाहिए, वो भूखे थोड़ी ना रहेंगे। तो वो अपने पास क्वेश्चन क्या बनता है कि पेड़ पौधे अपने अंदर भोजन को किस रूप में संचित रखते हैं? तो अपन क्या लिखेंगे? स्टार्च। पेड़ पौधे स्टार्च के रूप में भोजन को संचित रखते हैं जब उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती या उनको अधिक एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो स्टार्च के रूप में अपने भोजन को संचित रखते हैं और उसको अपने उपयोग में ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि जीव जंतु या मनुष्य के अंदर भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो क्या आप क्या लिखोगे? ग्लाइकोजन। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको साथ साथ लिखवा रही हूँ, आप राइट डाउन कर लेना, आप उनको अपनी नोटबुक में उतार लेना। देखो, अभी अपन ने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? CO2 जो हमें वायुमंडल से मिलती है,
प्लस H2, जो हम कहाँ से लेके आएंगे, जड़ों के द्वारा आता है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज बना देता है, C6H12 और 6। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का C6H12 और 6, और 6O2 और 6H2O बन जाता है। और जो ये ऑक्सीजन होती है, ये किसके टूटने से बनती है? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कार्बन प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो किससे मिलती है, तो अपन क्या लिखेंगे, H2O से। जल के अणुओं के टूटने से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो स्टार्च या मंड। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। जो भोजन हम यूज करते हैं किसके रूप में, ग्लाइकोजन में। क्वेश्चन क्या है, जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित रखते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे आप, ग्लाइकोजन। पहला क्वेश्चन क्या था, पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित रखते हैं, आंसर क्या लिखोगे, मंड के रूप में या फिर स्टार्च के रूप में। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको करवा रही हूँ, आप साथ साथ नोटबुक में जरूर उतार लीजिए। अब देखो अपने पास क्या है, ये डायग्राम देखिए आप, हरित लवक। पेड़ पौधों के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये छोटे जो ग्रीन कलर के हरित लवक, और इन्हीं हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। एक होता है अपने पास फ्लोएम और एक होता है जाइलम। जल का जो संचय किया जाता है, जल का जो शवन किया जाता है, पेड़ पौधों के अंदर जो जल ट्रांसफर किया जाता है नीचे से ऊपर, वो किसके थ्रू किया जाएगा, जाइलम के द्वारा। देखो जाइलम नाम से पता चल रहा है, जैसे क्या बनता है, जल। तो जल तथा खनिज लवण का जो स्थानांतरण होता है पेड़ पौधों में, वो किसके द्वारा किया जाएगा, जाइलम के द्वारा। पत्तियों के अंदर या हरे भागों में जहाँ पे भोजन संचित रहता है, वो पेड़ पौधे के सारे भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे, फ्लोएम। मान लो यहाँ पे जो जितना ग्रीन पार्ट होता है, जितना हरा भाग होगा, उसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनता है, तो वो पौधे के सारे भागों में कैसे पहुंचाया जाता है, तो क्या लिखोगे आप आंसर, फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू, अपने फ्लोएम के अंदर 4 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, संवहनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके अंदर मान लो फूड का सांद्रता ज़्यादा हो, जहाँ पे भोजन ज़्यादा है वहाँ पे उसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, तो एक दाब उत्पन्न होता है, उस दाब के द्वारा शरीर के सारे भागों में भोजन को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक, ऊपर देखो ये जो सिराएं आपको दिखाई दे रही है, ये जो छोटे छोटे ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं, हरित लवक। लवक पेड़ पौधों में क्या पाए जाते हैं, लवक। और लवक भी कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के, हरित लवक, ल्यूकोश्वेत लवक और क्रोमोप्लास्टिड, जिनके अंदर जैसे गाजर रंग का रंग होता है, लाल क्यों होता है, टमाटर का होता है, तो वो सारे किसके कारण होते हैं, क्रोमोलवक के कारण। ये है द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं का काम क्या होता है, ये गैसों का आदान प्रदान करती हैं। जो द्वार कोशिकाएं आपको ये वाली दिखाई दे रही है, इनका काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। जब देखो इसके अंदर वायु कोश है, इसके अंदर क्या होगा, एक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो जब ये कोशिकाएं बंद हो जाएंगी तो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू क्या होता है, वो है जो पानी होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। दूसरा अपन पढ़ क्या रहे हैं कि द्वार कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, तो द्वार कोशिकाएं जैसे खुलती हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन का जाना और CO2 का
अंदर आना। इनका आधार, ये द्वार कोशिकाएं, जब इनके अंदर सांद्रता अधिक हो जाएगी तो ये द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती हैं, तो गैसों का विनिमय बंद हो जाएगा। और जब ये द्वार कोशिकाएं खुलती हैं, यहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र को बंद करने का, खोलने का काम कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, यहाँ से देखो। पहले तो सबसे पहले आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को याद रखना है। 612H2O क्लोरोफिल, ये जरूर लिखना है, विदाउट क्लोरोफिल, बिना क्लोरोफिल के सूर्य का प्रकाश ग्रहण नहीं किया जाएगा। और जब तक सूर्य के प्रकाश नहीं आएगा, क्लोरोफिल की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होगी। फिर अपने पास प्रोडक्ट क्या अपना? ग्लूकोज, 6O2 और 6H2O। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या होगा कि जो ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है, जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, वो किससे मिलती है? तो आप क्या लिखोगे? H2O, जल के अणुओं के टूटने से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? द्वार कोशिकाओं का कार्य। ठीक है, यहाँ से अपने पास 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। मे भी आप लोगों को तीनों क्वेश्चन आपने लिख लिए होंगे। अब देखो, ये अपन पढ़ चुके। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, क्योंकि जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो कौन सी ऊर्जा है? प्रकाश ऊर्जा। लेकिन जो अभिक्रिया होके हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, इट मीन्स वो किस में चेंज होगी? रासायनिक ऊर्जा। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अपचयन और उपचयन अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो डाल दी है, आप जाओ तो पीछे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अपचयन और उपचयन। उपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना अपचयन, और हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाएगा? अपचयन। ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। जैसे कि मृदबीज पौधे होते हैं जो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपने सीख ली है। क्लोरोप्लास्ट, देखो अभी अपन ने पत्ते के अनुप्रस्थ काट देखी, उसके अंदर अपन ने क्या देखे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट को ये क्या कहते हैं? हरित लवक। और इस हरित लवक के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल काम क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूरी होती है। आगे देखो, अपने पास एक क्रियाकलाप है, वो देखिए आप। इसको थोड़ा छोटा कर लेते ताकि ये सारा एक साथ दिख जाए आपको। एक गमला लेना है, उस गमले के अंदर सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। 2 पत्ती हैं अपन ने ले लिया। एक भी इस पे मंड का परीक्षण करना है, ठीक है। उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा आप ले सकते हैं। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए, क्योंकि अंधेरे में आपको पता है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और जो इसने मंड संचित कर रखा था वो ये कंज्यूम कर लेगी, वो इसको काम में ले लेगी ताकि वो सारा प्रयुक्त हो जाए। उसके बाद अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखना है। पहले अंधेरे में रखना है, उसके बाद उसको सूर्य के प्रकाश में रखना है। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए और हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ते को उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए। हमने उसको गर्म पानी से उबाल लिया, उसके बाद उसमें बीकर में डाल दिया जिसके अंदर अल्कोहल थी। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल न उबलने लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है? देखो पत्ती का जो रंग होता है वो जहाँ जहाँ स्टार्च होगा वहाँ कैसा हो जाएगा?
नीला हो जाएगा। इससे अपन मन का परीक्षण कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पौधे के अंदर जो भोजन संचित होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? हरे भाग में। और हरे भाग में भी कहाँ? पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में सबसे ज़्यादा हरा भाग होता है। उसी में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के कारण ही भोजन उसके अंदर ज़्यादा बनता है। सॉरी, आगे देखो, हमने रंध्र की चर्चा कर ली। हरित लवक पाए जाते हैं, द्वार कोशिकाएं होती है। अब देखो, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। हमने रंध्र की चर्चा अभी 9th क्लास में भी की थी और अभी अपन ने ऊपर की थी कि जो द्वार कोशिकाएं होते हैं उनके बीच में ये जो रंध्र होते हैं ये खुलने और बंद करने का कार्य किससे होता है? द्वार कोशिकाओं से। ये वाली कौन सी होती है? अपनी द्वार कोशिकाएं। इन द्वार कोशिकाओं के अंदर ये देखो जो छोटे छोटे ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? हरित लवक। और इन्हीं हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इन प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आप लिख लेना। क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो पत्ती के कौन से भाग में होता है? तो अपन क्या लिखेंगे? रंध्रीय छिद्र। जो स्टोमेटा होते हैं उनके द्वारा इनका आदान प्रदान होता है। उनको कंट्रोल कौन करता है? द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल। ताकि वो गार्ड सेल जब ओपन होती खुलती हैं तो रंध्र भी खुल जाएंगे जिससे गैस आप आसानी से विनिमय कर सकते हैं। लेकिन जब द्वार कोशिकाएं बंद हो जाएंगी तो इनके रंध्र बंद हो जाएंगे और गैसों का विनिमय रुक जाएगा। देखो, जब गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है, इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है और उसे हम क्या कहते हैं? जब जल की हानि होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन। इसके लिए जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं और जब इनकी आवश्यकता होती है तो इन छिद्रों को खोल देते हैं जिससे गैसों का विनिमय हो जाता है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं। आप कर लेना, ठीक है। आगे देखो, देखो ये क्या था? अपना कोशिकाओं के रंध्रों के बारे में अपन पढ़ चुके। आगे वाली अक्सर ये क्रियाकलाप देखिए। लगभग क्या करना है? अपने को समान आकार के 2 गमले लेने हैं और उसके अंदर 2 पौधे लगा लेने हैं। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखना है। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखना। 2 पौधे लिए थे हमने, पहले वाले हमने क्या किया? अंधेरे कमरे में रख दिया। उसके बाद अलग अलग कांच पट्टिका पर रखे। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है ताकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकले वो किसके थ्रू ऑब्जर्व कर ली जाएगी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को उपयोग में अवशोषित कर ली जाएगी। दोनों पौधों को अलग अलग बेलजार से ढक लीजिए। चित्र 6 पॉइंट के अनुसार देखो, ऊपर अपन ने डायग्राम ये रहा इसका। इसके अनुसार 2 पौधे लेने हैं, दोनों को अलग अलग रखना है। एक के अंदर वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकलना ताकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हो वो उसे अवशोषित कर ली जाए, और एक पोटेशियम के बिना रखना है। तो आप देखो, उसके बाद क्या करना है? दोनों पौधों को अलग अलग बेलजार से ढक दिया। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा दी। इससे प्रयोग, क्योंकि वैसलीन लगाने से क्या हो जाएगा? जो वायु का संपर्क था वो हट जाएगा। लगभग 2 घंटे के लिए क्या करना है? 2 घंटे के लिए उसको वापस सूर्य के प्रकाश में रखना है। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मर्ण की उपस्थिति की जांच कीजिए। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मर्ण की उपस्थिति दर्शाती है? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? देखो, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए हमें किसकी जरूरत होती है?
सूर्य के प्रकाश की, तो सूर्य के प्रकाश में तो दोनों ही रखे, लेकिन जब तक CO2 नहीं मिलेगी और CO2 नहीं मिलेगी, CO2 और H2 ही मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जिसके पास KOH रखा हुआ था वो CO2 को अवशोषित कर लेता है, तो उसके अंदर मंड की जो मात्रा होगी वो कम होगी। आगे देखो, अब तक हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वयंपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उसके बाद जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ से लिए जाएंगे, जितने भी पोषक तत्व पौधे को अपनी वृद्धि के लिए जरूरी होती है वो कहाँ से लिए जाएंगे, धरती से, सॉइल से लेगा। अपनी मिट्टी के द्वारा जितने भी पोषक तत्व होते हैं, दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। तो वो दोनों जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व, वो कहाँ से लिए जाएंगे, अपने मिट्टी से। जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम अन्य पदार्थ भी किससे लिए जाएंगे, मिट्टी से। और आप लोगों ने 8th क्लास में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था, तब सीखा था ना कि नाइट्रोजन को सीधा नहीं लिया जाता, नाइट्रेट के फॉर्म में, जिसका उपयोग, और नाइट्रोजन जरूरी क्यों होता है, क्योंकि एमिनो एसिड से क्या बनते हैं, हमारे शरीर में एमिनो अम्ल होते हैं और 20 अमीनो अम्ल्स मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और ये प्रोटीन किससे बनेगी, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है, सीधा नाइट्रेट के रूप में नहीं लिया जाता है। नाइट्रोजन साइकिल में अपन ने पढ़ चुके हैं, ये 8th क्लास में ही आप पढ़ चुके हो। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया। तो इस तरह से अपन ने स्वयंपोषी पोषण को कंप्लीट कर लिया। आगे वाला जो है विषमपोषी पोषण के अंदर जितने भी तंत्र आएंगे, श्वसन तंत्र, ऑक्सीजन, वो उत्सर्जन तंत्र, वो सारे अपन 1 by 1 पढ़ेंगे। लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।